तो आज का नया टॉपिक है पृष्ठ रसायन। रसायन का मतलब रासायनिक यौगिक होंगे। तो जब दो रासायनिक यौगिक आपस में मिलेंगे उनके पृष्ठों पर क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार दोनों के पृष्ठ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित होते हैं, उनके बीच अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उनके बीच कौन कौन से बंध निर्मित होते हैं, कौन से बंध टूटते हैं, कितनी ऊर्जा निर्मित होती है या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया गया उसे क्या कहा गया? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन माने सरफेस केमिस्ट्री। तो किन्हीं दो रसायनों के पृष्ठ पर होने वाली भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को पृष्ठ रसायन कहा गया। भौतिक क्रियाएं क्या होती है पहले इस पर अध्ययन कर लें कि जैसे हम पानी में हाथ डाल दें तो निश्चित है पानी के अणु हमारे हाथ पर चिपक जाएंगे। कोई भी पदार्थ पानी में डाल दो तो पानी के अणु पर चिपकेंगे, अर्थात पानी के अणु में पदार्थ डाले गए पदार्थ पर चिपकने का गुण होता है। और याद रहे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब दो विभिन्न पदार्थों के बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं आसंजक बल। आसंजक बल। और जब एक ही पदार्थ के बीच कोई बल लगता है उसे कहते हैं सहसंजक बल। ये दो बल होते हैं जिनके द्वारा पानी के मॉलिक्यूल आपस में बंधे होते हैं सहसंजक बल, और पानी के मॉलिक्यूल हाथ से चिपक गए आसंजक बल। दो बल कार्य करते हैं। दोनों बल एक हाथ के पृष्ठ पर एक पानी के पृष्ठ पर, दो बलों के बीच होने वाली इस क्रिया का अध्ययन जहां किया जाएगा उसे कहेंगे पृष्ठ रसायन। फिर दूसरा उदाहरण, चाक का टुकड़ा ले लो, पानी में डाल दो, चुंबक ले लो, लोहे के पास लेकर के जाओ तो लोहे के कण चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, चुंबक के पृष्ठ से चिपक जाएंगे। पृष्ठ पर जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी भौतिक क्रिया हो रही है उसका अध्ययन करेंगे पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। चाक को पानी में डाल दो, कपड़े को पानी में भिगो दो या कपड़े पर एक बूंद पानी डाल दो, दोनों में क्या अंतर होता है? अगर हम चाक को पानी में डालेंगे तो पानी के अणु केवल पृष्ठ तक ही सीमित रहते हैं, पूरा चाक नहीं भीगता। लेकिन यदि हम पानी की एक बूंद या पानी की कई बूंद कपड़े पर डालें तो पानी के सारे मॉलिक्यूल्स जो है कपड़े के पूरे स्तर में जहां तक उनका प्रभाव जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। एक जो है पृष्ठ पर आ रहे हैं और एक अभ्यंतर में वितरित हो रहे हैं समान रूप से। दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक पृष्ठ पर क्रिया हो रही है, एक उनके अभ्यंतर में प्रक्रिया हो रही है जिसमें वो समान रूप से वितरित हो जा रहे हैं। अब आइए दो टर्म हमको मिले हैं, एक पृष्ठ पर और एक उनके अभ्यंतर में। तो पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? जो पदार्थ पृष्ठ पर चिपकता है उसे कहते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है? वह पदार्थ जो पृष्ठ पर चिपकते हैं। और अगला है अधिशोषक। अधिशोषक माने जिस पर अधिशोष से जाकर के चिपकते हैं। इन दोनों की प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अधिशोषक। अर्थात अधिशोष्य का अधिशोषक के पृष्ठ पर
समान रूप से या असमान रूप से चिपकने की प्रक्रिया, उनके अभ्यंतर तक प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। एडजॉर्बेशन, जिसमें एक एडजॉर्बेंट है, एक एडजॉर्ब है। अधिशोषक का अधिशोषक के सतह तक पहुंचना, सतह पर चिपकना, सतह से अभिक्रिया करना अधिशोषण कहलाता है। दूसरा क्या है? अवशोषण। अवशोषण ये क्या है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक ही वर्ड बनता है, या डी है। अवशोषण क्या है? अधिशोषक का अधिशोषक के अभ्यंतर में समान रूप से वितरित हो जाना। अधिशोषक का अधिशोषक के अभ्यंतर में, माने अंदर परत दर परत में, अंग से अंग प्रत्यंग में, हर भाग में समान रूप से वितरित हो जाना, समान रूप से फैल जाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। जैसे जब हम कपड़े पर पानी की बूंद डालेंगे तो वह अवशोषित हो जाएगी, लेकिन किसी कठोर पृष्ठ पर अगर हम पानी की बूंद डालेंगे तो वो अधिशोषित हो जाएगी, अवशोषित नहीं हो जाएगी। अधिक देर तक अगर हम किसी घुलनशील पदार्थ को पानी में रखें तो उसमें अवशोषण होगा, लेकिन अवशोषण तब भी नहीं होगा, उसे पूर्ण अवशोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की सतह ज्यादा भीग जाएगी और बीच की सतह जो है, केंद्र की भाग जो है, केंद्रीय भाग जो है वो ज्यों का त्यों कठोर बना रहेगा या उससे कम मुलायम होगा। तो इस तरह से अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है कि ये पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है और यह अभ्यंतर में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये असमान रूप से फैलते हैं और इसमें ये समान रूप से फैलते हैं। इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है और ये उत्क्रमणीय। इस तरह से अधिशोषण और अवशोषण में दोनों में अंतर भी हो गया। तो अब इस अधिशोषण और अवशोषण का क्या प्रभाव होता है, क्यों ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ाते हैं। तो अब अधिशोषण जो है दो प्रकार का हो जाएगा। अधिशोषण के प्रकार, पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक। भौतिक अधिशोषण भौतिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, रासायनिक अवशोषण रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। भौतिक प्रक्रियाएं क्या हैं, उनके बीच बल कैसे हैं, उनके पृष्ठ में उनके भौतिक रूप में परिवर्तन क्या हुआ है और उनमें कौन कौन से भौतिक कारक कार्य कर रहे हैं। रासायनिक अधिशोषण में है, उनके रासायनिक गुणधर्म में क्या परिवर्तन हुआ, उनके बीच रासायनिक बंध में क्या परिवर्तन हुआ, उनके अभ्यंतर में जाने से रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। इन सारे प्रक्रियाओं का अध्ययन हम रासायनिक अधिशोषण में करते हैं और बाह्य कारकों का अध्ययन हम भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत करते हैं। अब इन अधिशोषण जो है गैसों में अधिकांशतः देखा गया
द्रव में अधिकांश पदार्थ लिखा गया है, अर्थात ये गैस व द्रव में होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अवशोषण ठोस, द्रव व गैस सभी में होने वाली प्रक्रिया है, सभी में होने वाली प्रक्रिया है। तो गैसों में जो अधिशोषण हो रहा है, गैसों में जो अधिशोषण हो रहा है, गैस में अधिशोषण, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सारी गैसों का प्लेटिनम की सतह पर जो अवशोषण होता है, इन सब का अध्ययन जो है फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन ने गहन अध्ययन किया का 1930 जल्दी गहन अध्ययन किया 1930 ईस्वी में, और पता लगाया कि अधिशोषण की मात्रा क्या होती है कि उनके दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। इन्होंने क्या किया, ताप के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर ताप, दाब और अधिशोषण की मात्रा, तो ताप को उन्होंने फिक्स कर दिया, यहाँ पर दाब को देखा, यहाँ पर जो है अधिशोषण की मात्रा को देखा, तो उन्होंने देखा कि जब हम 273 डिग्री पर चलते हैं, 273 केल्विन पर चलते हैं, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये पक्ष क्या तो कर रहा है कि कुछ समय तक तो दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा के पश्चात दाब को हम कितना भी बढ़ाएं, लेकिन अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उन्होंने फिर किया अगर 244 केल्विन पर, तो उन्होंने इस प्रकार का वक्र पाया, और इसके बाद जब तीसरे पर उन्होंने देखा 193 केल्विन पर, तो उन्हें वक्र इस प्रकार से मिला। मतलब अधिशोषण की मात्रा नियत ताप पर दाब के समानुपाती कहा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता कम होता जाता है, ताप कम हो रहा है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। ये उन्होंने फ्रैंकलिन ने अपना देखा, और जो उन्होंने ग्राफ देखा, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। चलिए अधिशोषण की मात्रा हम समानुपात हटा दें, क्या मिल जाता है K प्लस P पावर 1/n। दोनों तरफ का उन्होंने लाग लिया, तो लाग मिला क्या, log x/m इक्वल log K प्लस 1/n log P। इसके तुलना में उन्होंने कर लिया y पर n प्लस c एक समीकरण होता है रेखा का, जिसमें c क्या है, अंतःखंड को निरूपित करता है, m क्या है, उसके ढाल को निरूपित करता है। तो जब इस प्रकार उन्होंने वक्र खींचा, तो उन्हें ये रूप मिला, यहाँ x/m, इधर उन्हें क्या मिल गया, p मिल गया, तो उन्हें जो है वक्र यहाँ से मिल गया। अर्थात ये क्या है, ये आपका अंतःखंड मिल गया, और यहां पर उन्हें ढाल क्या मिला, ढाल आपको 1/n मिल गया। इस प्रकार से इस ग्राफ के द्वारा भी उन्होंने कहा कि अधिशोषण की मात्रा अगर हम 1/n को 0 मान ले तो k के बराबर हो जाती है,
अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1/n को अगर हम 1 मान लें तो हमारे अधिशोषण की मात्रा दाब के पर निर्भर हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने दाब के फलों में अधिशोषण की मात्रा को निरूपित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिया तो P के स्थान पर सांद्रता को ला करके रखा और उन्हें जो समीकरण मिला वो मिल गया क्या, x/m समानुपाती C की। किसके बराबर मिल गया, सांद्रता की। तो अब x/m और क्या मिला, इक्वल K प्लस K C⁻1/n, लाग ले लीजिए, लाग x/m इक्वल लाग K प्लस 1/n लाग C मिल गया। इससे भी उन्होंने वही निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। कैसे, उन्होंने एसिटिक अम्ल CH3COOH को पानी में डाला, उसका विलयन बनाया और उसमें जो है क्या मिला दिया, चारकोल मिला दिया। तो चारकोल ने क्या किया, एसिटिक एसिड को अवशोषित करना शुरू कर लिया। अब धीरे धीरे वो क्या किए, इसकी सांद्रता बढ़ाते गए, तो चारकोल द्वारा इसके अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती चली गई, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिशोषण की मात्रा सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता निर्भर करता है कि विलेय पदार्थ का कितना मात्रा पानी में या विलायक में मिलाया गया है। तो जितना एसिटिक एसिड की मात्रा होती है, चारकोल में अधिशोषण की मात्रा उसी अनुसार जो है बढ़ती जाती है। तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये निष्कर्ष दिया और ये फार्मूला प्राप्त किया। और गणित के अनुसार y+c के अनुसार उन्होंने देखा कि ये हमारा ढाल है और ये हमारा अनका खंड है। जो ढाल का मान 0 लेने पर सीधा जो है वो K पर डिपेंड हो जाता है, अर्थात सांद्रता से नहीं मैच करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन 1/n का मान 1 अगर ले लिया जाए तो हमारी अधिशोषण की मात्रा सांद्रता के समानुपाती है। धन्यवाद।